हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी तक हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 2 लेक्चर कर चुके हैं। चलिए आज के लेक्चर में हम कुछ नए कंसेप्ट सीखते हैं। चलिए तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कंसेप्ट ले रहा हूँ। जैसे आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे ये दे रखा होगा 2a इज इक्वल टू 3b और यहाँ पे आपसे a और b का रेशियो पूछा जाएगा। अगर a और b का रेशियो पूछा जाएगा तो आपको पता है a रेशियो b को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब आपको इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? देखिए, जब दो वैल्यू है तो हम इसको फास्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसका कंसेप्ट भी देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। अब जैसे आप ये देखिए, आपको ये दे रखा है 2a इज इक्वल टू 3b, तो आपको पता है यहाँ पे जिसके बेस में कुछ भी नहीं होगा वहां पे आप यहाँ पे 1 अटैच कर सकते हैं, वहां पे 1 अवेलेबल होगा। तो आप देखिए a और b का रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो b को आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अगर आप b यहाँ पे लाएंगे तो आप ये देखेंगे 2 इधर आप ले जाएंगे तो a और b का रेशियो क्या बना? 3:2। दैट मीन आप a b के रेशियो की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते थे? 3:2। तो फिर प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम हमें तब आएगी कि जब हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐसे इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, लेकिन जब दो का स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल आप इजीली इस तरह से कह सकते हैं कि ये वैल्यूज यहाँ पे इंटरचेंज होगी। और जब आपको ये कंसेप्ट की समझ होगी तो आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो a के साथ वैल्यू है वो किसकी बनेगी? b की। तो आपको पता है a के साथ यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? 2। दैट मीन b के सामने आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2। और जो b के साथ वैल्यू अटैच है वो किसकी बन जाएगी? वो वैल्यू a की बन जाएगी। इन शॉर्टली जब आप ऐसे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको फास्टली यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। अब चलिए इसके कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा तो मैं इसी में आपको समझाता हूँ, फिर हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो जैसे अब इसने यहाँ पे कहा कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, a का जो ट्वाइस है और b के थ्राइस के बराबर है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम किसी भी वैल्यू के बराबर इनको रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे सही रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करने के लिए, वो सबसे सही रहता है या तो मैं इनको 1 के बराबर रख लूं। इस तरह के क्वेश्चन आपको कहाँ पे हेल्प होगी? जैसे आप टाइम एंड वर्क में यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, वहां पे इस लॉजिक का यूज किया जाता है। तो वहां पे भी हम क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करने के लिए या तो यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं या तो एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। तो दूसरी अप्रोच मेरे पास क्या रहेगी? दूसरी अप्रोच ये रहेगी कि जब मैं कुछ भी यहाँ पे रख सकता हूँ, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकता हूँ, तो मैं एक ऐसा नंबर रखना चाहूंगा जो इन दोनों कोफिशिएंट के टेबल में आए। जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या है? तो आपको एलसीएम रखना है। यहाँ पे आप ये कहेंगे 2 और 3 का जो एलसीएम है, आप ये कह सकते हैं कि 2 और 3 का एलसीएम 6 है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इस मेथड से क्या होगा? आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। तो जैसे कैसे हम सॉल्व करेंगे? 3 का बिल्कुल वैसे रहेगा। आप ये कहेंगे 2a इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, इक्वल रखना है। 3b आपके पास क्या है? यहाँ पे 1 है। तो अब आप यहां से a का आंसर करेंगे तो आपको a का आंसर मिलेगा 1/2। ये दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड होगा। जैसे आप b का आंसर करेंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 1/3। अगर आपसे फ्रैक्शन में आंसर पूछा तो ये ज्यादा बेटर है कि आप इसको 1 से इक्वेट करें। जैसे आप देखिए यहाँ पे a और b का रेशियो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? 1/2 रेशियो यहाँ पे 1/3 बनेगा, अगर ये फ्रैक्शन में पूछा होगा। अगर नंबर में पूछा होगा तो आप इस मेथड से जा सकते हैं। प्रोसेस वही रहेगी कि 2a को बराबर मैंने यहाँ पे 6 के रखा है तो 6 रखूंगा, 3b को भी मैं 6 के बराबर रखूंगा। तो यहां से मुझे पता चलेगा कि a की वैल्यू 6/2 यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे 6/3 यहाँ पे 2 है। तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि एग्जाम में हो सकता है कि आपसे a और b का, जैसे आप शॉर्टकट से तो इसका आंसर कह सकते थे a के साथ जो वैल्यू अटैच है वो b की बनेगी और जो b के साथ वैल्यू अटैच है वो a की बनेगी। लेकिन हो सकता है आपको क्वेश्चन यहाँ पे फ्रैक्शन में फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तब आप क्या करेंगे? तो आप इस तरह का मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपसे नंबर में पूछा तो आप इस तरह से, और शॉर्टकट से जाना है तो इस तरह से। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे ने यहाँ पे इसको नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे सॉल्व किया हो, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे फ्रैक्शन में पूछा हो, तो आप यहाँ से भी कैसे जा सकते हैं? मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि रेशियो की
जो दोनों टर्म है एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है, आप इनको एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर मुझे फ्रैक्शन में जाना है तो ये नंबर के एलसीएम से मैं डिवाइड करूंगा। देखिए 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो आपने 6 से डिवाइड किया, यहाँ पे आप देखिए इसको भी आपने 6 से डिवाइड किया, तो 3/6 आपका आंसर 1/2 बनेगा और 2/6 आपका आंसर 1/3 आपको यही मिल जाएगा। और बाई चांस आपने फ्रैक्शन में यहाँ पे आंसर किया होता इस तरह से कि आपका आंसर 1/2 और 1/3 बना, जैसे आपने यहाँ पे सॉल्व किया, तो आप क्या करेंगे, अगेन वही प्रोसीजर है कि हमें पता है कि रेशियो की दोनों टर्म को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6, उस कंडीशन में आप दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये चीज मिल जाएगी कि यहाँ पे आपका आंसर 3 बनेगा और यहाँ पे आपका आंसर 2 बनेगा। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो। यहाँ पे मान लीजिए आपको रेशियो दे रखा है जैसे 3a = 4b। अगर आप इसको डायरेक्टली आंसर करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आप ये चीज अभी समझ आ चुकी होगी कि जो a के साथ कोफिशिएंट है, अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा है तो दोबारा मैं इसको आपको बताता हूँ कि अगर आपको a और b का रेशियो पूछा है तो b इधर आएगा और ये कोफिशिएंट इधर चला जाएगा, तो आप ये कहेंगे इनका जो आंसर क्या बनेगा 4/3। और यही मैंने आपको समझाया था कि जो a के साथ वैल्यू है वो किसकी बनेगी, जब दो ही आपको वेरिएबल दे रखे हैं तो इंटरचेंज यहाँ पे वैल्यू होगी। तो आप ये देखिए यहाँ पे a के साथ जो वैल्यू है वो क्या है 3, तो a के साथ वैल्यू जो 3 है वो किसकी वैल्यू बन जाएगी, वो b की बन जाएगी, और जो b के साथ वैल्यू है वो a की बन जाएगी। तो आपका आंसर इस तरह से, तो ये तो आपके पास नंबर फॉर्मेट में आ गया। अगर आपने फ्रैक्शन में जाना है यहीं से तो आप क्या कह सकते थे, आप इनके एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, तो आप देखिए इसको 12 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे भी 12 से डिवाइड कीजिए, तो आपको ये फ्रैक्शन में यहाँ पे आंसर मिल जाता कि फ्रैक्शन में इनका रेशियो क्या बनेगा 1/3 रेशियो 1/4 बनेगा। तो मुझे लगता है आप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूँ ताकि चीजें आपको और क्लियर हो। जैसे आपको यहाँ पे 3a = 4b = 5c दे रखा हो। अगर आपको फ्रैक्शन में जाना है तो आपको पता है यहाँ पे हम इसको 1 के बराबर रखते हैं, और जब हम 1 के बराबर रखते हैं तो हमने पढ़ा था 3a भी 1 बनेगा, 4b भी 1 बनेगा, 5c भी यहाँ पे 1 बनेगा। तो a b c का रेशियो क्या बन जाएगा, उस कंडीशन में हमने देखा था कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वही डिवीजन में चला जाएगा। जैसे आप यहाँ से भी क्लियर करेंगे, जैसे यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिवीजन में जाके क्या बन गया 1/3, इसको 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो डिवीजन में क्या बन गया ये 1/4, इसको 5 से मल्टीप्लाई हो रहा तो ये डिवीजन में आपके पास 1/5। तो अगर आपकी इसकी समझ है कि जब आपको फ्रैक्शन में ही आंसर करना है तो जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली 1/बेस की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये क्या बनेगा 1/3, यहाँ पे आपका 4 से मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे 1/4, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था दैट मीन यहाँ पे 1/5। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और यहीं से अगर आपने नंबर फॉर्मेट में जाना है, अगर ये फ्रैक्शन में है आपको नंबर में जाना है तो इनके एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। 3 4 5 में कॉमन कुछ भी नहीं है, आप मल्टीप्लाई करके देखिए इनका एलसीएम 60 बनेगा। 60 से डिवाइड करेंगे तो नंबर में इनका रेशियो क्या बनेगा, ये 20 बनेगा, ये आपके पास 15 बनेगा और ये आपके पास 12 बनेगा। ये आपका आंसर है। और डायरेक्टली आपने अगर नंबर फॉर्मेट में जाना है तो आपके पास आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या रखते हैं कि इसी चीज को यहाँ पे इनके एलसीएम के बराबर रखते हैं। 3 4 5 का एलसीएम क्या है 60, दैट मीन 3a = भी 60 बनता, तो a आपके पास क्या बनेगा 60/3 दैट मीन 20। यहाँ पे 4b भी आपके पास 60 बनेगा, दैट मीन b क्या बनेगा 60/4 दैट मीन आपके पास 15, एंड आपके पास 5c भी 60 बनेगा, दैट मीन यहाँ पे c क्या बनेगा 60/5 यहाँ पे 12। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ आई होगी कि हाँ इस तरह से हम इनका आंसर यहाँ पे कर सकते हैं 20:50:12। और यहाँ से अगर आपने फ्रैक्शन में जाना है तो अगेन आप इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड होगा आप ये देखेंगे 20/60, 15/60 एंड 12/60, तो आप यहाँ से 1/3, 1/4 और 1/5 इस तरह से इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपकी लॉजिक समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कोई प्रॉब्लम तो आप दोबारा इसको रिवाइज कीजिए, दोबारा इसको देखिए, आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है।
और ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन का लॉजिक आपका कहाँ पे यूज हो, जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे वहां पे ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे वहां पे आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है जहां पे आपने इनको देखना है, यहाँ पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। जब आपको ये क्वेश्चन वहां पे दिया जाएगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिया जाता है 2a = 3b = मान लीजिए 7c, तो बच्चे यहाँ पे आंसर क्या करने लगते हैं, a:b:c। जब उनसे पूछा जाए 2:3:7 आंसर करते हैं, जो टोटली गलत होगा। तो इस चीज का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं कि अगर a की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये 4 बनेगा, b की वैल्यू 3 रख देंगे तो ये 9 बन जाएगा, और 4 9 के बराबर नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि इस चीज का ध्यान देना है। हमने अभी पढ़ा कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने का हमने तरीका देखा कि अगर फ्रैक्शन में ही आंसर करना है तो जो मल्टीप्लाई होता है वो 1/बेस फॉर्मेट में चला जाता है, 1/2, 1/3, 1/7। अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम पे जाना है तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 2 × 3 × यहाँ पे 7, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ से भी देखिए, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं कि ए के केस में यहाँ पे देखिए 2 था, तो इसके अलावा जो 2 वैल्यू बच जाएगी वो इसके लिए बन जाएगा 3 × 7। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, और ये आपको देखो कैंसिल करने पे भी पता चला कि यहाँ पे ए के केस में उसका कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है, बी और सी का मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 7 जा क्या बनेगा 21। जैसे आप बी के केस में देखिए यहाँ पे, तो बी के केस में 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए और सी का कोएफिशिएंट। 2 × 7 यहाँ पे क्या बन गया 14। और जब आपको सी का आंसर करना है तो देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का कोएफिशिएंट आ जाएगा 2 3 जा यहाँ पे 6। तो आप इस तरह से डील कर सकते हैं। या बाकी मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं जाना है, तो आप डायरेक्टली इनका एलसीएम लिखिए, वही चीज बन जाएगी 2 3 जा 6 7 जा यहाँ पे 42। तो a का 2 × 42 है, दैट मीन a क्या होना चाहिए 21। b का 3 × 42 है, दैट मीन b क्या होना चाहिए 14। आपके पास c का 7 टाइम्स यहाँ पे 42 है, दैट मीन ये क्या होना चाहिए 6। लेकिन आपने यहाँ पे भी चेक करना है इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है तीनों में, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे इसमें क्या कॉमन, इन दोनों में 7 7 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 2, लेकिन तीनों में कुछ कॉमन है, तो इसलिए कैंसिल नहीं होगा। तो मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से आपकी लॉजिक समझाने की पूरी कोशिश की है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलिए इसी से रिलेटेड हम सेकंड यहाँ पे कंसेप्ट देखेंगे। तो सेकंड आपका कंसेप्ट आएगा, देखिए किस तरह से डिवीजन की फॉर्मेट में आपको ये दे रखा होगा। पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं, a/2 b/3। तो अगर आपसे a और b का यहाँ पे रेशियो पूछा जाए तो देखिए b इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो आप ये कहेंगे 2 यहाँ पे और ये 3। तो इसका मतलब जो आपने पहले पढ़ा था, जैसे 2a = 3b पढ़ा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई की कंडीशन में इंटरचेंज कर रहे थे। a क्या वैल्यू ले रहा था 3 और b इसकी वैल्यू ले रहा था, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। लेकिन जब डिवीजन हो रहे हैं तो जिससे डिवीजन हो रहा है वही आपके पास वैल्यू आ जा रही है। a के सामने 2 आ गया और b के सामने क्या आ गया 3 आ गया। मुझे लगता है आपकी लॉजिक क्लियर होगा। ये नंबर में था और यहीं से मैंने आपको फ्रैक्शन में भी सिखाया था। फ्रैक्शन से आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि 1 के बराबर रखते, तो देखिए 1/2 बना था और ये 1/3 बना था। तो ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। और अगर आप इससे नहीं आंसर कर सकते तो आप अपने कंसेप्ट पे भी जा सकते हैं कि हम किसी भी रेशियो की टर्म्स को एक जैसे नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ता। तो किससे हम डिवाइड करें, इनके एलसीएम से, ताकि इजी रहे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6। तो देखिए तब भी आपका यही आंसर आता कि आपके पास ये क्या बन जाता 1/3 और ये आपके पास क्या बन जाता 1/2। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे इस तरह से, ओके सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगी, यहाँ पे 1/2 बनना था और यहाँ पे आपके पास 1/3। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पे समझाऊं, देखिए बेसिक कंसेप्ट से जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो मैं इसको 1 के बराबर रख लूं जिसे हम यूनिटरी मेथड में यूज करते हैं, या तो मैं इसको यहाँ पे एलसीएम के बराबर रख लूं। लेकिन एलसीएम यहाँ पे लेंथी रहेगा, क्यों, देखिए समझिए यहाँ पे, क्योंकि a/2 आपके पास 1 है, तो देखिए यहाँ पे अब ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा आपके पास 2 ही रहेगा। b/3 को आप 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा b, 3 1 जा क्या रहेगा 3। तो इसका a और b का रेशियो क्या आ गया 2:3, जिससे डिवाइड हो रहा है वही आंसर आ जाएगा। यहां से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आप 1/2 को 6 रखेंगे,
b/3 को 6 रखेंगे तो क्या बनेगा, a आपके पास 2 × 6 बन जाएगा, b आपके पास 3 × 6 बन जाएगा, तो a और b का रेशियो 12:18 आ जाएगा, जिसमें 6 ही कॉमन है। तो फिर आप छोटा करेंगे वही 2:3 बनेगा। तो जब आपको इस चीज की समझ होगी तो आप डायरेक्टली इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, और आप ये हमेशा जब आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा कि डिवीजन में होगा तब वही रेशियो बनता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको इस तरह का रेशियो दे रखा है तो आप ये इजीली कह सकते हैं कि इनका अगर मुझे आंसर करना है तो इस मेथड से अगर मुझे समझाना होगा तो मैं इस मेथड को यूज करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा आसान है। और आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आप ये कहेंगे डायरेक्टली इसका जो रेशियो बनेगा वो रेशियो आपका यहाँ पे 2:3:4 बनेगा। अब कोई आपसे ये कहे कि नहीं ये तो नंबर में आ गया, एग्जाम में आपको ये पता था कि डिवीजन करने पे ऐसा नंबर पे आ जाता है, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि आप इसको फ्रैक्शन में बताइए, भिन्न की फॉर्म में बताइए, तब आप क्या करेंगे, तब हमें पता है कि फ्रैक्शन में जाने के लिए नीचे डिनोमिनेटर में मुझे कुछ नंबर लाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करना क्या सही रहेगा, डिवाइड इनका एलसीएम यहाँ पे सही रहेगा। जैसे 2, 3, 4 का एलसीएम क्या रहता है, 12 इनका एलसीएम रहेगा, तो आप इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 12 से डिवाइड करेंगे। और ये हमने पढ़ा है कि रेशियो की टर्म्स को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो तब आपका आंसर क्या बनता, आप ये कहेंगे यहाँ पे ये 1/6 बनता, उस कंडीशन में ये 1/4 बनता और ये आपके पास 1/3 बनता। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बता दूं ताकि चीजें आपको और क्लियर हो। जैसे आपसे हो सकता है कि अगर इसी लॉजिक के ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताइए a/3 b/5 c/7, तो आप इजीली कह सकते हैं कि अगर अब आपको इसका आंसर करना है ABC का रेशियो यही बन जाएगा जब हम डिवाइड करते हैं डायरेक्टली, 3:5 क्या बन जाएगा 7। ये किस फॉर्मेट में, नंबर में। फ्रैक्शन के फॉर्मेट में क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इनके एलसीएम से, कॉमन कुछ भी नहीं, तो एलसीएम यही बन जाएगा प्रोडक्ट 3 × 5 × 7। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको चीजें क्लियर होती हैं। 3 × 5 × 7, इसको डिवाइड करेंगे 3 × 5 × 7। जब आपको समझ होगी, एक बार आपने बेसिक अच्छे से सॉल्व किया होगा तो फिर आप शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे मैं इसका शॉर्टकट क्या बना सकता था, क्योंकि ये कैंसिल तो कुछ भी नहीं होंगे, ये 3 है तो ये 3 से ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये कहते हैं कि बाकी 2 बच जाते हैं और 1/बेस की फॉर्म में ही चलेगा। जैसे यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा तो बाकी 2 क्या थे, 3 7 यहाँ पे 21। जैसे यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका फ्रैक्शन की फॉर्मेट में इस तरह से बनेगा। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे होंगे तो आप इस तरह से इजीली आंसर कर पाएंगे। बाकी अभी आप रेशियो के और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उनको भी आप इनके साथ रिलेट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि अभी इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, आप इनके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप और कंसेप्ट भी देखेंगे और कंसेप्ट भी सीखेंगे तो फिर आप इनको रिलेट करना सीखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा भी हाँ कि और क्या चीज यहाँ पे यूज हो सकती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मैं चलता हूँ, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक बनाने के लिए। जैसे तो इसमें मैं पहले एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं आपको ये समझाता हूं किस तरह का क्वेश्चन बनेगा, वो मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। पहले आपको देखिए, जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूं कि ABC यहाँ पे 3 दोस्त हैं। मान लीजिए इसके पास 100 रुपीज है, इसके पास 75 रुपीज है और इसके पास 225 रुपीज है। अब मैं आपको ये कहता हूं कि इनका आप यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो रेशियो में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करते हैं। जैसे मुझे ये लग रहा है कि 25 के टेबल में आते हैं, 25 4 जा 100 होता है, 25 3 जा 75 होता है और 25 9 जा क्या होता है 225 होता है। तो इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या बन गया, इनका सिंपलेस्ट रेशियो बन गया 4:3:9। इससे छोटा नहीं किया जा सकता तीनों में कुछ भी कॉमन है, जैसे इनमें 3 और 9 में 3 कॉमन है, लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा 4:3:9 होगा। लेकिन आपसे ऐसा नहीं दे रखा होगा, आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो आपने चेक करना है। आपको इन दो का रेशियो दे रखा होगा, जैसे A और B का रेशियो दे रखा होगा और B और C का। तो कैसे रेशियो बनेगा, जैसे आप देखिए वैल्यू से आप बनाते हैं, यहाँ पे ये 100 था, ये 75 था, तो इनका रेशियो बना 4:3। जैसे ये आपके पास B कितना था 75 था और यहाँ पे 225 था। तो जब आप ये कैंसिल करते हैं, देखिए
25 के टेबल में आया, ये 3 आ गया, ये 9 आ गया, ये फर्दर और छोटा हो सकता था, तो इनका जो रेशियो बनेगा 1:3 बनेगा। मुझे लगता है आपके पॉइंट समझ आएगा कि हमने कैसे कैंसिल किया। तो यहाँ पे 75 कॉमन फैक्टर था, 75 1 जा 75 होता है, 75 3 जा 225 था। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो आपका आंसर ये पूछेगा, क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, लेकिन पूछा कैसे जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि ए और बी का जो अनुपात है वो 4:3 है और बी और सी का अनुपात यहाँ पे आपके पास 1:3 है। तो आप ये समझ सकते हैं मैंने क्वेश्चन यहीं से फ्रेम किया है, लेकिन एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछेगा और आपका आंसर ये आना चाहिए। आपको अब ये कोई भी चीज यहाँ पे पता नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए ले रखा था यहाँ पे। अब आपको ये चीज गिवन दे रखी है, ठीक है, कि आपको ये चीज गिवन है और यहाँ से आपको एक रेशियो यहाँ पे पहुंचना है और वो आपका आंसर आपको पता है कि आपको ये आंसर बना है। लेकिन यहाँ से हम कैसे पहुंचेंगे अभी इस रेशियो की तरफ, ये चीज आपने समझी है। तो इसके लिए भी कई शॉर्टकट बनेंगे, लेकिन मैं पहले आपको बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। बेसिक क्या है, देखिए यहाँ पे ए और बी का कंपैरिजन किया गया और यहाँ पे बी का कंपैरिजन सी के साथ किया गया। तो इन दोनों ही सिस्टम में कॉमन चीज क्या है, इन दोनों ही सिस्टम में कॉमन है यहाँ पे बी, दोनों जगह पे सेम है बी, लेकिन b की वैल्यू मुझे दोनों जगह पे यहाँ पे सेम नजर नहीं आ रही। एक जगह पे आपको 3 लिखा है और एक जगह पे 1 लिखा है। तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है? आपके पास सॉल्यूशन है यहाँ पे कि या तो आप इसको सेम बनाना है, क्योंकि हमें इसे सेम बनाना है दोनों जगह पे, क्योंकि b तो 75 ही था जैसे हमने एग्जाम्पल में समझा था, तो वैल्यू तो वही रहेगी उसकी। लेकिन इस रेशियो में अब उसकी जगह पे क्या आ गया 3 और यहाँ पे क्या आ गया 1। तो हमारे पास तरीका क्या है कि या तो मैं इसकी जगह पे आपके पास यहाँ पे 1 बना लूं, लेकिन 1 बनाने के लिए इस रेशियो को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और हमने पढ़ा कि अगर इसको डिवाइड होगा तो इसको भी डिवाइड होगा। ऐसा करने से 1 तो बन जाएगा, लेकिन ये वाली चीज यहाँ पे फ्रैक्शन चली जाएगी। तो इसलिए हम कभी भी डिवाइड नहीं करते, हम प्रेफर करते हैं मल्टीप्लाई करना। एलसीएम वाला कंसेप्ट लेते हैं कि हम मल्टीपल के फॉर्मेट में सोचते हैं, उसमें चीजें फ्रैक्शन में नहीं चलती हैं। तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे भी 3 बनाने की कोशिश करूंगा। अब हो सकता है यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे 2 हो, उस कंडीशन में क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। जैसे 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो दोनों जगह पे 6 बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी 3 और 1 का एलसीएम 3 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब है आपको इस रेशियो को 3 से गुना करना पड़ेगा। जब मैं 3 से गुना करूंगा तो इसको भी, एंटीसीडेंट को भी होगा, अगर पद को भी होगा, पश्चिम पद को भी होगा, जिसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। दोनों टर्म को एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी रेशियो का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, वो पहले जैसा ही रहेगा। तो क्या बन गया, जैसे मल्टीप्लाई कीजिए 3 बन जा क्या हो गया 3, 3 3 जा 9। अब आपके पास ये रेशियो आ रहा है कि ए रेशियो बी 4:3 है और बी रेशियो सी यहाँ पे आपके पास 3:9 है। तो आपके पास ये दोनों जगह पे सेम है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ इसका आंसर जो बनेगा, अब आप ये कह सकते हैं कि जो कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों स्ट्रक्चर में जो कॉमन था बी, वो दोनों जगह पे अब सेम बन गया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक जैसा कॉमन फैक्टर। तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है कि जो चीज सेम होती है उसको हम सेम बना सकते थे, लेकिन रेशियो का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो रेशियो का स्ट्रक्चर कैसे चेंज नहीं होता है कि अगर हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करें या एक जैसे नंबर से डिवाइड करें। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना इजी रहता है, डिवाइड करने से हम फ्रैक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, हम एक चीज और समझिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि ए रेशियो बी आपको 2:3 दे रखा हो और बी रेशियो सी आपको 3:5 दे रखा है। तो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है कि जो कॉमन चीज है वो पहले से ही आपकी सेम दे रखी है। तो आप यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि ए बी सी का रेशियो क्या बनेगा 2:3:5 बनेगा, क्योंकि एक जैसे हिस्से, यहाँ पे भी बी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, हो सकता है कि ये इस तरह से लिखा हो, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता था, तो मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बी को देखूंगा, यहाँ पे बी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तब भी आपका यही आंसर बनेगा। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर हम इनके शॉर्टकट की तरफ भी चलेंगे, लेकिन पहले आपने अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल बढ़ाता हूँ ताकि चीजें आपको और क्लियर हो यहाँ पे। तो मान लीजिए अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर देता हूँ, जैसे आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, ए रेशियो बी आपको 2:3, बी रेशियो सी भी आपको 2:3 दे रखा है और सी रेशियो डी भी आपको 2:3 दे रखा है। अब जब 2 का स्ट्रक्चर था तब तो ये समझने में बहुत आसान था, लेकिन इसी तरह से हम तीसरे की तरफ भी बढ़ेंगे
ठीक है। लेकिन और ये आगे को बढ़ जाएंगे तो फिर बेसिक से सॉल्व करना थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हमें शॉर्टकट की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट अपना बनाना है। देखिए ये b है, इसको मुझे सेम बनाना है दोनों जगह पे, तो यहाँ पे 2 नजर आ रहा है और यहाँ पे 3, तो या तो मैं यहाँ पे 2 बना दूं, लेकिन वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, मुझे या तो डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। या इससे ज्यादा बेटर क्या होता है, हमने पढ़ा होता है कि इनका एलसीएम सोचे, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो इसका मतलब b की जगह पे मुझे यहाँ पे भी 6 बनाना है और यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे 6 तभी बन सकता है जब मैं इसको 3 से गुना करूं, और यहाँ पे 6 तभी बन सकता है जब मैं इसको 2 से गुना करूं। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमें पता है कि इसको पहले टर्म को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टर्म को हम डिवाइड करते हैं एक जैसे नंबर से या यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तब रेशियो का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। तो 2 गुना 2 ये बन गया 4 और ये बन गया 6 और ये बन गया 6 और ये बन गया 9। अगर आपसे ए बी सी का ही रेशियो पूछा होगा तो आप ये इजीली कह सकते हैं 4:6:9 बन गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि हमें इससे बाद भी जाना है यहाँ पे। तो हमने देखा C/D, अब ये दोनों रेशियो एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे इसको 2 से गुना करना है तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, तभी एक जैसा रहेगा। इसको 5 से गुना करूंगा तो इसको भी 5 से गुना हो जाएगा, इसको 3 से भाग करूंगा तो इसको भी 3 से भाग हो जाएगा, तभी रेशियो एक जैसा रहेगा। लेकिन अभी हम इस रेशियो के अकॉर्डिंग भी इसको बराबर बनाएंगे। लेकिन मैं ये देखता हूं जहां से मुझे कंपेयर करना था, कॉमन चीज क्या थी यहाँ पे C, ये कॉमन चीज थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुझे 9 नजर आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है 2। तो सेम बनाने के लिए मुझे इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये सिस्टम तो बराबर है, लेकिन ये सिस्टम कुछ अलग हो गया है। यहाँ पे उसी पर्सन की वैल्यू 9 है और यहाँ पे उसी पर्सन की वैल्यू 2 है। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम, मतलब इस पूरे को 9 और 2 का एलसीएम 18 होता है, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको मैं 9 से कर दूंगा, तभी सी दोनों जगह पे बराबर बनेगा। लेकिन ये रेशियो एक जैसे, अगर आप इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से होगा और इससे भी 2 से होगा। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट समझ आया। और यहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं, देखिए आपको 9 और 2 का एलसीएम, सी को सेम बनाना है, ऊपर वाले दोनों रेशियो एक जैसे। अभी हम तीसरे रेशियो के बराबर बना रहे हैं, तो आप देखिए 9 और 2 का आपका एलसीएम 18 होता है, लघुत्तम 18 होता है। तो इसको 18 बनाने के लिए आपको पूरे को 2 से गुना करना पड़ेगा और इसको 9 से। लेकिन ये दोनों रेशियो ऊपर वाले ये और ये बराबर थे, आपने इसको 2 से गुना किया तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो फाइनली आपके पास ये क्या बने, 4 2 बना 8, 6 2 बना 12, बी आपका यहाँ पे 12 बना। देखिए यहाँ पे 6 2 आपका 12 बना, 9 2 क्या बना 18। तो देखो जो बी था वो सेम है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे 9 2 18 बना, और जो आपके पास यहाँ पे सी था वो भी 18, यहाँ पे भी 18, और ये देखिए 27। तो जो कॉमन फैक्टर थे वो एक जैसे बने हैं। तो अब आप यहां से कह सकते हैं ए बी सी और डी का जो अनुपात रहेगा, जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 8:12:18 यहाँ पे 27। तो मुझे लगता है आपको ये बेसिक सा कंसेप्ट समझ आएगा कि बेसिक कंसेप्ट से हम कैसे करते हैं। आपको ये सही लगे तो इस तरह से समझिए कि हमें जो चीज सेम है उसको सेम बनाना है दोनों जगह पे, और सेम बनाना डिवीजन की बजाय मल्टीप्लाई से सही रहता है। और मल्टीप्लाई में भी हम क्या सोचते हैं, इनका एलसीएम यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन आपने यहाँ पे दोबारा चेक करना है कहीं इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है, नहीं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इससे छोटा नहीं किया जा सकता, तो यही इनका रेशियो रहेगा। अब इन्हीं को मैं आपको शॉर्टकट से समझाना चाहूंगा ताकि चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप फास्टली वहां पे कर पाए, ठीक है। तो चलिए इन्हीं एग्जाम्पल को मैं आपको शॉर्टकट के रेफरेंस में बताता हूँ। बाकी आपको कोई चीज नहीं समझ आएगी तो आपने दोबारा इसको देखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहला स्ट्रक्चर समझाया, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे A/B और ये B/C दे रखा था, जैसे ये 4:3 था और ये 1:3 था। अब मैं इनके शॉर्टकट की बात करूँ, बेसिक मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। शॉर्टकट की यहाँ पे बात चल रही। तो इनको सॉल्व करने का एक तरीका तो क्या रहता है कि जो भी आपको कोफिशिएंट दे रखे, आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल है आप उनको लिखिए ABC जैसे, और क्या कीजिए जैसे रेशियो दे रखा है उनको भरना स्टार्ट कीजिए। जैसे A/B, तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। अब जो अगला रेशियो है वो अगली लाइन में आएगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, देखिए B है, B से स्टार्ट होगा, B के नीचे 1 आएगा और C के नीचे यहाँ पे 3 आएगा।
मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कैसे इनको भरना है। अब आप ये देखिए यहाँ पे आपके ब्लैंक स्पेस यहाँ पे बच जाएंगे। तो इन ब्लैंक स्पेस में आपने नियर बाई वैल्यू भरनी है। नियर बाई वैल्यू का मतलब है कैसे, हॉरिजॉन्टली, ऐसे सीधे, ये हॉरिजॉन्टली हुआ, ऐसे वर्टिकली। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि वर्टिकली इसके नजदीक 4 है तो यहाँ पे 4 आना था अगर वर्टिकली कहा होता, लेकिन वर्टिकली नहीं बनना है, हमें कैसे बनना है, हॉरिजॉन्टली। तो इसके नजदीक ये भी था और ये भी था, लेकिन ये ऐसे सीधा खड़ा है और ये इस तरह से है आपका, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली देखना है मुझे इस तरह से, तो इसके नजदीक आएगा यहाँ पे 1, ये 1, क्योंकि ये इसके नजदीक काउंट नहीं होगा, इसके नजदीक हॉरिजॉन्टल वाला देखना। तो इसके नजदीक ये 3 नहीं आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 3। बाई चांस आगे को डी होता और यहाँ पे खाली जगह होती, फिर यही 3 आगे चला जाता। मुझे लगता है इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा कैसे हमने भरा। ये A/B लिखा, 4/3, फिर B/C, B के नीचे अगली लाइन में 1 और C के नीचे 3, खाली जगह जो भर लिया। तो हम हॉरिजॉन्टली यहाँ पे भर रहे हैं, इस तरह से हॉरिजॉन्टली आपके पास ये हो रहा है इस साइड को, ठीक है। वर्टिकली ऐसे होगा, तो हॉरिजॉन्टली आपने भरा इसके नजदीक 3, हॉरिजॉन्टली आपने इसके नजदीक भरा 1। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इस तरह से भी आपका आंसर बन सकता है। आपने एक बार चेक करना है कि कहीं ये कैंसिल तो नहीं हो रहा है, नहीं, इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकते, तो यही इनका सिंपलेस्ट रेशो रहेगा। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दूसरा हमने एग्जाम्पल लिखा था जो मैंने आपको बेसिक से समझाया, 2/3, 2/3 और ये 2/3। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से समझना। A B C D मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो इनको मैंने भरना स्टार्ट किया। पहली लाइन में A के नीचे 2, B के नीचे 3। अगली लाइन में क्या हुआ, B के नीचे 2 आएगा और C के नीचे 3। अगली लाइन में क्या होगा, C के नीचे 2 आएगा और D के नीचे 3। तो खाली जगह रहेगी यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टली भरना है। हॉरिजॉन्टली ये इसके नजदीक आएगा, क्या बनेगा यहाँ पे 3। हॉरिजॉन्टली इसके नजदीक यही आगे चला जाएगा, क्या बनेगा 3। हॉरिजॉन्टली इस खाली जगह पे क्या आ जाएगा 3। इसके नजदीक क्या है, हॉरिजॉन्टली ऐसे आ जाएगा 2। इसके नजदीक हॉरिजॉन्टली क्या है 2। इसके नजदीक हॉरिजॉन्टली आपके पास क्या है 2। तो जब ये आप कॉलम भर देते हैं, अब आपको वर्टिकली यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। 2 का क्यूब आपके पास क्या बन जाएगा 8। और आप ये देखिए यहाँ पे 3 2 जा 6, 6 2 जा आपके पास यहाँ पे 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा आपके पास 18, और देखिए 3 का क्यूब आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा 27। तो यही आपका आंसर हमने बेसिक से भी बनाया था। मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाँ किस तरह से इन चीजों को हम सॉल्व कर सकते हैं।